हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स पॉलिटी का 26वां नंबर का वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी घटना चक्र पुस्तक में है, सही पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, उद्घाटन पूछ रहा है, कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? आर्टिकल 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? फ्रेंड्स, संसद में निहित होता है ना। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, न्यायाधीशों तथा संसद जो है फ्रेंड्स, वो समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन वर्तमान में जो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है फ्रेंड वो 33 है। इसका मतलब टोटल कितना है फ्रेंड? तो 34 न्यायाधीश है अभी उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है? फ्रेंड, प्रेजेंट में जो है फ्रेंड मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है ना, मुख्य न्यायाधीश के सहित 34 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? फ्रेंड्स, कितने वर्ष? तो 10 वर्षों तक होना चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुसार करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 124(3) के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन योग्यता है? तो फिर पहला जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में जो है कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक जो है अधिवक्ता रह चुका हो। तो एडवोकेट कितने वर्ष तक रहना चाहिए फ्रेंड उच्च न्यायालय में? तो 10 वर्ष तक रहना चाहिए। और वो जो है राष्ट्रपति की राय में है ना पारंगत विधिवेता भी हो। ठीक है, ये सब जो है ना फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए अर्हताएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? किसको? तो फ्रेंड, तो राष्ट्रपति को, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लिखित पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र है ना सौंप सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, थोड़ा सुन लेंगे। देखिए, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को है ना साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा जो है अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत द्वारा तथा उपस्थिति और मतदान देने वाले सदस्यों का कम से कम जो फ्रेंड्स 2/3 बहुमत द्वारा समर्थन राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को जो फ्रेंड्स अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, महाभियोग का शब्द जो फ्रेंड्स संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु जो है फ्रेंड वो 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय में फ्रेंड्स 62 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब रिटायर होते हैं? तो फ्रेंड वो 65 वर्ष की आयु में। ठीक है, और 62 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
का वेतन निर्धारित किया जाता है? तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 125 है एक के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? फ्रेंड्स हम लोग एक पढ़ लेते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, है ना। भारत में अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति को जो है मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ेगा। ये एक पहला स्टेटमेंट क्या है तो सही है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्या कर रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। नहीं फ्रेंड्स, किसके द्वारा? तो संसद में जो है उपस्थिति एवं मतदान देने वाले सदस्यों संख्या का 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जो है राष्ट्रपति के प्रतिवेदन पे हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, तो न्यायाधीशों का वेतन जो है भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल का अपना मत नहीं होता है। बिल्कुल सही, विधानमंडल का इसमें कोई मत नहीं होता है। तो पहला और तीसरा सही है फ्रेंड्स। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्ति सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात होती है। नहीं फ्रेंड्स, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां जो है सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात की जाती है। ये फ्रेंड्स ये गलत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो है केवल 1 और 3 जो है, केवल 1 और 3 सही है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार, है ना, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद जो है उच्चतम न्यायालय में या अन्य उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद जो है फ्रेंड्स रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हम लोग देखें ना, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। ठीक फ्रेंड्स, देखिए सुन लेंगे फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति स्वयं करेंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश से वो परामर्श ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अगर नियुक्ति अगर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो फ्रेंड्स उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो फ्रेंड्स परामर्श लेना आवश्यक होता है ना, यही कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया था? न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए वर्ष 1993 में जो है कोलिजियम व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो उस मंडल के सदस्य होते हैं उसकी संख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जस्ट देखें ना, 1993 में क्या हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय के उच्चतर न्यायाधीश की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए कोलिजियम व्यवस्था अपनाई गई थी 1993 में। इसमें जो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त दो, है ना, दो अन्य मतलब सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को जो है इस कोलिजियम मंडल में निर्धारित किया गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इस कोलिजियम व्यवस्था में। कोलिजियम व्यवस्था क्या करेगा? तो फ्रेंड्स भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उसका स्थानांतरण करेगा। लेकिन तत्पश्चात जो है फ्रेंड्स क्या होता है ना, 1998 में, है ना, इस 2 की जगह पे फ्रेंड्स 4 कर दिया गया, मतलब 2 और बढ़ा दिया गया। तो अब कितना हो जाता है फ्रेंड्स, कोलिजियम व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, कोलिजियम व्यवस्था में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में
कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की जो है भागीदारी की अनुशंसा की गई है। तो फ्रेंड्स किसमें की गई है, तो देखिए द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग में। देखिए द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति में जो है कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। इस आयोग का गठन जो है वो 31 अगस्त 2005 ईस्वी को किया गया था। इसकी अध्यक्षता में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है, तो फ्रेंड्स तदर्थ न्यायालय, ध्यान रखें किसके तहत, तो तदर्थ न्यायालय जिसे कहते हैं एड हॉक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सुन लेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127(1) के तहत जो है फ्रेंड्स, यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश की गणपूर्ति मतलब कोरम, ठीक है, प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, तदर्थ मतलब एडहोक न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में, है ना, तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब क्या होती है फ्रेंड, कोरम नहीं पूरता है ना, उस समय क्या जाता है ना, न्यायाधीश के किसी सत्र के लिए, है ना, न्यायाधीश का कोरम नहीं होता है, उस समय जो है फ्रेंड्स तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहोक है, एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है तो सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सत्र का आयोजित करने या चालू करने से उस समय जो है अगर गण पूर्ति मतलब कोरम नहीं पूरता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में ही ना फ्रेंड्स एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ठीक है, ये भी सही है ना, दोनों स्टेटमेंट क्या है तो सही है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत जो फ्रेंड्स प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय जो है 215 के तहत अभिलेख न्यायालय होता है, वही 129 के तहत जो है फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय होता है। ठीक है, इतना ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट जो फ्रेंड ये दोनों सही है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की, है ना, संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए फ्रेंड, तो ये 5 होनी चाहिए ना, पांच न्यायाधीश की पीठ के द्वारा यह सुनवाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स है ना 5 न्यायाधीश की पीठ के द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाली विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो फ्रेंड्स ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत जो फ्रेंड्स भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय में जो फ्रेंड्स विवादों को निर्णय देने का शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है, तो फ्रेंड्स भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद जो होता है फ्रेंड तो उसके तहत मूल उच्चतम न्यायालय को निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद होता है दो या दो अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो कि संविधान के अनुच्छेद 131 में कहा गया है ना, उसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है ये विवाद को सुलझाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड तो 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन हो जाता है 1 और 4, ऑप्शन सी। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है ना, अनन्य शक्ति नहीं है फ्रेंड्स, है ना, तो यही ऑप्शन क्या है तो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार के हनन पर जो है अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय का अनंत शक्ति नहीं है। ठीक है, उच्च न्यायालय को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है ये यही सही नहीं है, बाकी सही है, सब आप लोग पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। ये जो फ्रेंड्स ये सही नहीं है। देखिए, सशक्त सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आश्रय है, फ्रेंड, इसका आश्रय क्या है? इसके सभी निर्णय का जो है साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य होता है फ्रेंड, इसके सभी निर्णय जो है साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय है। भारत के नीचे दिए गए न्यायाधीशों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है फ्रेंड वो 215 के तहत, अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जो है 129 के तहत जो है अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थानों पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन के से समय समय पर नियुक्त करे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में फ्रेंड जो 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 संसदीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का है ना सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 368 जो है संसद को संविधान के मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा जो है प्रतिपादित की गई थी? तो फ्रेंड, किसमें की गई थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में किया गया था ना फ्रेंड। तो ऑप्शन में नहीं दिया आ रहे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227। ठीक है, देखिए सुन लेंगे, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 227 जो है फ्रेंड्स उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जो फ्रेंड्स ये तीनों अनुच्छेद जो है 32 है ना, 226 और 227 जो है सर्वोच्च न्यायालय पर अपने विभिन्न निर्णयों के अनुलंघनीय मौलिक ढांचे घोषित किया गया है। ठीक है, सॉरी 1, 1, 2 और 3 होगा ना, ऑप्शन 1, 2, 3। नेक्स्ट, भारत में है ना संविधान का मूल संरचना मतलब बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है फ्रेंड्स क्या है? तो न्यायिक व्यवस्था है ना। जैसे फ्रेंड्स क्या बताना, केशवानंद भारती बना भारत संघवाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना मतलब है ना बुनियादी ढांचे का सिद्धांत की व्याख्या की थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो फ्रेंड्स, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो फ्रेंड्स केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था, उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक का सबसे बड़ा खंडपीठ था जिसमें 13 न्यायाधीश है ना 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरा सबसे बड़ी खंडपीठ जो है फ्रेंड वो कौन है? तो वो है गोलकनाथ केस में। ठीक है, गोलकनाथ केस पंजाब बनाम, इसमें जो फ्रेंड्स 11 है ना 11 न्यायाधीश की खंडपीठ थी, तो दूसरी हो जाता है गोलकनाथ केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे इस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाती है? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बता इनमें से कौन सही है? तो फ्रेंड्स यह मूल अपीलीय और परमदर्शी संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके तहत फ्रेंड्स वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 142 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 137 एवं अनुच्छेद 142 के तहत जो फ्रेंड्स किसी वाद या विषय में
पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्राप्त है। किसे? तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय को। फ्रेंड इसी के तहत जो भी राजीव गांधी के हत्या में जो दोषी पाए गए थे उसको जो है इसी है ना अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय के तहत जो फ्रेंड उसे रिहा कर दिया गया है ना। आप लोग ये करंट करने आप लोग जान भी रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों के पुनर्लोकन हेतु जो फ्रेंड्स अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 3137 है ना 137। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार है। एंड फ्रेंड्स ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है। तो फ्रेंड्स क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ? तो विधियों और कार्यपालिक आदेशों की है ना संवैधानिकता के विषय में है ना प्रख्यात करने का न्यायपालिका का अधिकार है। फिर देखिए भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत जो फ्रेंड्स केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता पाए जाने पर उन्हें असंवैधानिक अथवा अवैध तथा उस स्तर पर शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायपालिका को निम्नलिखित अधिकार है। तो यदि कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित है एवं अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत जो है राज्यों के उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है? तो फ्रेंड्स न्यायिक पुनरावलोकन है भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है। ठीक फ्रेंड्स। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक फ्रेंड्स। जबकि यूके में तो यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च होता है फ्रेंड्स और उसके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है यूके में। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 133, 136, 143, 145 और 226, 227 ठीक फ्रेंड्स 245, 246 और 372 द्वारा जो फ्रेंड्स 72 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का व्यवस्था निहित है। भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक फ्रेंड्स। इसके तहत न्यायालय यह समीक्षा करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायी को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत रूप में बनाई गई है या नहीं। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का है ना प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो फ्रेंड्स अब जस्ट हम लोग देखें ना भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? कौन है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक निहित है? तो कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तक। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकार का रक्षा का अनन्य अधिकार जो है संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय जो फ्रेंड्स आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए है ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पुच्छा संबंधित रीट निकाल सकता है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देखिए सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की सुरक्षा देता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के तहत जो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के तहत जो आर्टिकल 32 जो फ्रेंड्स भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यह अगर उच्च न्यायालय पूछता है फ्रेंड्स आर्टिकल 226 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में है ना समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? तो किसे दिया? तो संसद को दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 है ना 138 के तहत फ्रेंड्स संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकार और शक्तियों की वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स संसद द्वारा विधि बनाकर, अनुच्छेद 138 के तहत, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143, है ना, 143 वन के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, है ना, परामर्शदात्री अधिकार के प्रयुक्त होता है कि वह क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के कानून तथा सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्यात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कब देता है फ्रेंड? तभी जब वो ऐसे परामर्श के लिए कहता है, जब राष्ट्रपति जो ऐसे परामर्श लेने के लिए कहता है तभी दे सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत जो फ्रेंड्स भारत के उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है जब राष्ट्रपति उसे ऐसे परामर्श के लिए कहता या मांगता है तभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा चुनाव वर्ष 2020 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय को अभिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था फ्रेंड? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत फ्रेंड्स, है ना। किसी भी मामले पे जो है राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है और वो परामर्श जो है राष्ट्रपति मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक फ्रेंड्स, कितने आर्टिकल के तहत? तो 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, है ना, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है, किसके द्वारा ली जाती है? तो यह शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अनुसूचित 3 के तहत, अनुसूचित 3 में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का वर्णन है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को, है ना, अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है फ्रेंड? तो सरकारी नौकरियों में, है ना, अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण से, है ना फ्रेंड्स। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद जो है फ्रेंड्स 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 संसदीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स जनहित याचिका की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? तो न्यायिक पहल के द्वारा। देखिए भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिका, जिसे फ्रेंड्स PIL कहते हैं, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत, है ना, लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत जो है नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्याय की शरण ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय की शरण ले सकता है। नेक्स्ट, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जो फ्रेंड्स, है ना, PIL दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना पर उद्गत देश कौन है? तो USA। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना पर उद्गत देश USA अमेरिका से हुआ है। नेक्स्ट, जनहित याचिका की, है ना, अवधारणा जो फ्रेंड्स कहाँ से किस देश से शुरू हुई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से, PIL। फ्रेंड जनहित याचिका समझ, अगर किसी पे कोई अत्याचार हो रहा है फ्रेंड तो वो अगर मुकदमा नहीं दायर कर रहा है तो उसके द्वारा फ्रेंड को अदर व्यक्ति या कोई NGO दायर कर सकता है ना, उस व्यक्ति के सपोर्ट में, है ना फ्रेंड, उसी को जनहित याचिका कहते हैं। और जो फ्रेंड ये न्यायालय खुद भी अपने निर्णय में ये देख, अगर न्यायालय को कोई मामले ऐसे लगता है कि उस पर कानून या नियम बनाना चाहिए तो जनहित याचिका मतलब उसके तहत जो है न्यायालय स्वयं भी ऐसा निर्णय कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? फ्रेंड्स न्यायमूर्ति AS आनंद ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की, है ना, धारा कितनी तहत? तो 377 के तहत। ठीक है, किस कानून के अंतर्गत
यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा, ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 348 अनुच्छेद के द्वारा फ्रेंड उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधीनस्थ या आदि के लिए जो फ्रेंड प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेखित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही जो फ्रेंड वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का फ्रेंड्स ये पॉलिटी का 26वां वीडियो फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी पे डिस्कस करने का प्रयास किया गया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।